वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साझेदारों के अधिकार। कौन सा है? साझेदारों के अधिकारों को समझाएं। ठीक है, साझेदारों के अधिकार। ठीक, साझेदारों के अधिकार में प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। हमने कल साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारों के आवश्यक लक्षण, इनके बारे में पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझे में व्यवसाय का संचालन करते हैं या मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं और वर्ष के अंत में लाभों को हिस्सों को बराबर भागों में बांट लेते हैं, उसे हम साझेदार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने साझेदार के आवश्यक लक्षण पढ़े कि कम से कम दो पक्षकारों का होना। ठीक है, दूसरा अनुबंध या ठहराव का होना, तीसरा व्यवसाय का होना, चौथा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, नंबर 5वां लाभ को आपस में बांटने का उद्देश्य, नंबर 6 क्षतिपूर्ति का अनुबंध, नंबर 7 साझेदारी सभी साझेदारों के द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा। ठीक है, फर्म का नाम। हमने इस तरह के आवश्यक लक्षण पढ़े। आज पढ़ते हैं हम प्रबंध साझेदारों के अधिकार। प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। पहला पॉइंट क्या है? प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। पहला, प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। देखिए कि साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होता है। हम सभी जानते हैं कि साझेदारी का निर्माण किससे होता है? अनुबंध से होता है। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय सभी साझेदारों के स्वामित्व से या स्वामित्व के अंतर्गत इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, सभी साझेदारों का, यदि हम पढ़ रहे साझेदार के अधिकार, तो प्रबंध व्यवसाय के प्रबंध संचालन में, किसमें? व्यवसाय के प्रबंध संचालन में सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि वो सभी साझेदारी में होकर व्यापार कर रहे हैं। जैसे ए, बी और सी तीनों मिलकर संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं, व्यवसाय का संचालन करते हैं। तो इन तीनों ही साझेदारों का अधिकार है प्रबंध संचालन में भाग लेने का। ऐसा नहीं है कि ए भाग नहीं ले रहा है और बी और सी भाग ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। साझेदारी में जितने भी साझेदार हैं उन सभी का अधिकार है कि वो प्रबंध संचालन में भाग लें। ठीक है, अगला है राय प्रकट करने का अधिकार। राय प्रकट करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी राय देने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई साझेदार
किसी साझेदार को राय देने से रोकता है तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो साझेदार भी तो बराबर का साझेदार है। कैसे कि साझेदारी फर्म में व्यवसाय से संबंधित, साझेदारी फर्म में व्यवसाय से संबंधित किसी विशिष्ट या सामान्य विषय पर मतभेद होने की दशा में उसे साझेदारों के बहुमत से निर्धारित किया जा सकता है। साझेदारों के बहुमत से निर्धारित किया जा सकता है और यह विषय उस बात पर निर्धारित या तय करनी है कि प्रत्येक साझेदार का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 3, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार का यह दायित्व, यह अधिकार है। प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार है कि वह साझेदारी में, व्यवसाय में लेखा पुस्तकों का अकाउंट्स, ठीक है, वही खातों का निरीक्षण, जांच करने का अधिकारी है। उसको अधिकार है इन चीजों का, उसे कोई नहीं रोक सकता इस अधिकार से कि साझेदारी अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि फर्म का प्रत्येक साझेदार जो क्रियाशील है, फर्म का प्रत्येक साझेदार जो क्रियाशील है हो या निष्क्रिय हो, फर्म के लेखा पुस्तकों को देखने का, उनका निरीक्षण करने का एवं प्रतिफल लेने का अधिकार है। इसका आधार फर्म में उसका स्वामित्व है। ठीक है, अगला है पारिश्रमिक का अधिकार, नंबर 4। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि कोई साझेदार अन्य साझेदारों की अपेक्षा कार्य ही क्यों ना करता हो, ऐसी दशा में उसे पारिश्रमिक का अधिकार, ये लिखेंगे केवल हम, पारिश्रमिक का अधिकार। पारिश्रमिक का अधिकार, लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार, नंबर 5। लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिश्रमिक का अधिकार के बारे में कि कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि कोई साझेदार अन्य साझेदारों अपेक्षा कार्य ही क्यों ना करता हो, ऐसी दशा में उसे अपने अधिक पारिश्रमिक के लिए किसी वेतन या भत्ते, कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। सामान्यतः साझेदार पारस्परिक रूप से अलग से ऐसा अनुबंध कर लेते हैं कि उस साझेदार को जो प्रतिदिन कार्य करेगा उसे कुछ कमीशन या अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार यदि उसे ऐसा अनुबंध साझेदार बीच होता है तो इस धारा के नियम को लागू नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी साझेदार, कोई भी साझेदार किसी साझेदार से अधिक कार्य क्यों ना कर रहा हो, उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसमें एक प्रावधान रखा जाता है कि या तो उसे एक दिन का सबसे ज्यादा वेतन दिया जाएगा, कि अलग से कोई कार्य कर रहा है तो उसे अलग से वेतन दिया जाएगा, अलग से कमीशन दिया जाएगा। इस तरीके से ये निर्धारित किया जाता है।
अगला है लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार है कि व्यवसाय में अगर लाभ हो रहा है तो उसमें भी हिस्सा लेने के लिए अधिकार है, और हानि भी हो रही है तो उसमें भी हिस्सा देने के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए, उसका ये अधिकार है। ठीक है। पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। अगला है पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। कैसे कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी स्पष्ट या गर्भित अनुबंध के अभाव में किसी भी साझेदार को अधिकार नहीं होगा कि वह फर्म के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज प्राप्त करे। ठीक है। क्या करें हमारा सुनिए, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी स्पष्ट या गर्भित अनुबंध के अभाव में किसी भी साझेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि फर्म के व्यवसाय की विनियोजित पूंजी में वह ब्याज प्राप्त करे। नियमों के अंतर्गत यदि व्यवसाय में चाहे संपूर्ण पूंजी एक व्यक्ति के द्वारा विनियोजित की गई हो तो वह भी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। साझेदार से पूंजी पर ब्याज देने का अनुबंध किया गया हो तो उसे लाभ प्राप्त होने पर पूंजी का ब्याज दिया जाएगा। अतिरिक्त धन पर ब्याज। अगला है अतिरिक्त धन पर ब्याज। अतिरिक्त धन पर ब्याज सापा है अतिरिक्त धन पर ब्याज। अतिरिक्त धन पर ब्याज। यदि कोई भी साझेदार व्यवसाय के कार्य में अपनी निर्धारित पूंजी से अधिक धन या पूंजी को विनियोजित करता है या लगाता है तो ऐसी दशा में वह उस नियम अनुसार उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी साझेदार अगर किसी साझेदार से अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो उस पर वह ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे 3 साझेदार जैसे ए, बी और सी। ठीक है। अब एक सभी से 20,000 रुपये जमा लगाता है, ठीक है, तो इन 20,000 रुपये का ये ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये इन 20,000 रुपये का क्या होगा? ब्याज प्राप्त करने का ये अधिकारी होगा। अगला है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अगला पॉइंट है और 8वां प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। साझेदारी अधिनियम के अनुसार, किसके? साझेदारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी एवं फर्म का एजेंट होता है। अतः यदि किसी साझेदार को फर्म के व्यवसाय के उचित एवं प्रभावी संचालन में तथा फर्म का किसी आकस्मिक संकट से बचाने के लिए ऐसे असामान्य अधिकारों का प्रयोग करने में, जैसे एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उन्हीं दशा में अपने कार्य को निष्पादन करता है तो कुछ खर्च या भुगतान किया गया हो। ठीक है। हाँ जी। अलग हुए, अगला है अलग हुए साझेदारों को लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार। अलग हुए साझेदार को
लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार। कैसे कि साझेदारी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि फर्म से अलग हुए साझेदार या मृतक साझेदार के वैधानिक प्रतिनिधि का यदि उसका हिसाब किताब का निपटारा नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे व्यवसाय के लाभों में हिस्सा या लाभ मिलेगा और शेष हिसाब किताब पर नियम अनुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब क्या है कि अलग हुए साझेदार जैसे ए, बी और सी, तीन साझेदारों ने मिलकर व्यवसाय किया, ठीक है। इसमें ए, बी और सी तीनों साझेदारों ने मिलकर व्यवसाय किया। अब ए या तो अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, साझेदारों से अलग हो रहा है। ए अपनी साझेदारी से क्या हो रहा है, अलग। ए अपनी साझेदारों से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। या फिर इसका मृत्यु हो चुकी है या ये दिवालिया हो चुका है, कैसे भी, ठीक है। तो ये अपना लाभ का हिस्सा, अपने साझेदार जो भी लाभ का हिस्सा उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। लास्ट में इसका जो पैसा हिसाब किताब से बचेगा उस पैसे का अंत में ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी भी होगा। कैसे हिसाब हुआ, अब लाभ तो दे दिया लेकिन हिसाब में 50,000 रुपए रह गए, कितने रुपए रह गए, 50,000 रुपए। जब कभी भी हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए का ब्याज प्राप्त करेगा ये, इन 50,000 रुपए का क्या करेगा ये, ब्याज प्राप्त करेगा, ठीक है। ये बी और सी दोनों को ब्याज भी देंगे। तो ये चीजें अलग हुए साझेदारों को लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, अलग हुए साझेदार को लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, ठीक है। अगला है प्रतियोगी व्यापार करने का अधिकार। अगला पॉइंट प्रतियोगी व्यापार करने का अधिकार, करने का प्रतियोगी व्यापार करने का अधिकार। देख किसी भी फर्म से अलग हुए, क्या कह रहे हैं, किसी भी फर्म से अलग हुए साझेदार को कुछ बड़े अपवादों इस धारा 36 एक्ट के अंतर्गत छोड़कर प्रतियोगी व्यापार करने का अधिकार होता है, लेकिन यह उसका अधिकार उस दशा में समाप्त हो जाएगा यदि उसके विपरीत कोई अनुबंध किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला है फर्म में परिवर्तन होने का अधिकार। फर्म में परिवर्तन होने का, फर्म में परिवर्तन होने का अधिकार, फर्म में परिवर्तन होने का अधिकार, ठीक है। देखिए यदि किसी फर्म का पुनर्गठन, क्या करें, यदि किसी फर्म का पुनर्गठन किया जाए होता है, अर्थात उसकी बनावट में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसी दशा या रूप में परिवर्तित फर्म में साझेदारों के वही अधिकार रहेंगे जो फर्म के परिवर्तन से पूर्व थे, ठीक है। देखिए ये तो हमारे अधिकार हो गए साझेदारों के अधिकार। हाँ जी, देखिए साझेदार के अधिकार में पड़ा प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार, पहला तो
प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। इनको क्या है कि प्रबंध संचालन में इनको भाग लेने का अधिकार है। राय प्रकट करने का अधिकार, श्रवण क्या था, राय प्रकट करने का अधिकार, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार जो है, पारिश्रमिक का अधिकार, लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, हमने एक ध्यान पढ़ने 5 मिनट है कि पहला पॉइंट क्या है, प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार, यानी साझेदारों का यह अधिकार है कि वो व्यवसाय के, साझेदारों का अधिकार है, सभी साझेदारों का यह अधिकार है कि वो व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। राय प्रकट करने का अधिकार, साझेदारी के सभी साझेदारों का यह अधिकार है कि वो व्यवसाय में अपनी बात को रख सकते हैं, उनकी राय को रख सकते हैं, राय रखने का अधिकार है। लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार, साझेदारी के प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार है कि वह लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करे। क्या करे, सभी लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का उनका अधिकार है। पारिश्रमिक का अधिकार, ऐसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, वो अलग से ज्यादा काम कर रहा है तो उसे अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा, नहीं, उनका एक दिन निश्चित कर दिया गया कि कि ये उनके लिए कि एक महीने में उनको इतना वेतन दिया जाएगा, ये सभी साझेदारों से अलग कार्य करता है। लाभ हानि में भाग लेने का अधिकार, कि प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार है कि उसे व्यवसाय में जो लाभ हो रहा है उसमें प्राप्त लाभ लेने का अधिकार है, हानि हो रही है तो हानि को भी वहन करने का अधिकार होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। अगला पॉइंट था वो क्या था, पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। अच्छा, पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, अतिरिक्त धन पर ब्याज, अतिरिक्त धन पर ब्याज का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति करने का अधिकार, धर्म में परिवर्तन होने पर अधिकार। ठीक है, लेकिन पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, ऐसा नहीं है कि पूंजी पर उनको ब्याज प्राप्त करने का, विनियोजित पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। जो उन्होंने विनियोजित किया है उस पर किसी भी तरह का ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। अतिरिक्त धन पर ब्याज, अगर कोई साझेदार से अतिरिक्त धन लगाता है तो उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। धर्म में परिवर्तन होने पर अधिकार, ऐसे धर्म का किसी तरह कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो धर्म में परिवर्तन तो होगा, लेकिन साझेदारों के अधिकार वही रहेंगे। साझेदारों के अधिकार में कोई भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा साझेदारों के अधिकार। अब हम लास्ट में थोड़ा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, विक्रय। कौन सा? विक्रय निषेध क्या होता है? देखिए विक्रय में क्या होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। क्या होता है? स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। कैसे? देखो, जैसे ए और बी दो पक्षकार होते हैं। कौन कौन? ए और बी दो पक्षकार हैं। ठीक है, ए और बी। अब बी के पास
दुकान है, ठीक है, बी उनको खरीदना चाहता है, ठीक है, बी ए से उनको खरीदना चाहता है। अब उन्होंने कूलर खरीदा, उन्होंने कहा, ए ने कहा 10,000 रुपये इसका मूल्य होगा। कितने रुपए मूल्य होगा? 10,000 रुपये इसका मूल्य होगा। तो ए ने बी को कूलर दिया और बी ने ए पैसे दिए, तो ये क्या हुआ? विक्रय का ठहरा, विक्रय हुआ है। क्या हुआ? विक्रय हुआ, ठीक है। अब कूलर का पहले स्वामी कौन था? ए। पहले कूलर का स्वामी कौन था? ए। अब जब बी ने 10,000 रुपये दिए तो अब कूलर का स्वामी कौन होगा? बी। अब कूलर का स्वामी कौन होगा? बी होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ है, ठीक है। जब एक पक्ष, जब विक्रेता क्रेता को कोई वस्तु बेचता है तो इसमें स्वामित्व का भी हस्तांतरण हो जाता है, ठीक है। अब निश्चित क्या होता है? निश्चित ये होता है कि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। निश्चित में क्या नहीं होता है? स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है? स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा। जैसे ये निःशुल्क भी होता है, निःशुल्क भी हो सकता है और शुल्क भी हो, शुल्क सहित भी हो सकता है, निःशुल्क भी हो सकता है, यानी निःशुल्क भी हो सकता है और शुल्क भी हो सकता है। दोनों तरीके से निश्चित किया जा सकता है। जैसे देखो कैसे कि राधा और मीरा कौन? दो पक्षकार होते हैं, राधा और मीरा। अब राधा मीरा से, इनके घर से एक मिक्सी लेके आती है। क्या लेके आती है? मिक्सी लेके आती है। कौन? राधा मीरा के घर से मिक्सी लेके आती है, ठीक है। कौन लेके आती है? राधा। किसके घर से? मीरा के घर से। मिक्सी को लाने के बाद इसने अपना कार्य किया, यानी मिक्सी से अपना कार्य पूरा किया, ठीक है। घर में जो भी बनाना था मिक्सी के माध्यम से, इन्होंने मिक्सी के माध्यम से उसको बना लिया और बनाने के बाद इसने मीरा को वापस लौटा दिया। तो ये निःशुल्क था, मीरा ने किसी भी तरह कोई पैसा नहीं लिया इनसे। कैसा था? निःशुल्क था, किसी भी तरह कोई भी पैसा नहीं लिया। लेकिन यहां पर एक बात है कि निःशुल्क था, लेकिन यहां पर स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है, क्योंकि मिक्सी वापस किसके पास गई है? मीरा के पास गई है, ठीक है। किसके पास गई है? मीरा के पास गई है मिक्सी वापस। तो इसमें केवल वस्तु का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। स्वामित्व केवल मीरा ही रहेगी, ठीक है। अगला जैसे निश्चित में शुल्क किसको हुआ? निःशुल्क। जैसे मोहन है, ठीक है, एक रोहन के पास, रोहन का एक टेंट हाउस है, टेंट हाउस, ठीक है। क्या है? टेंट हाउस है। मोहन रोहन से, इनके घर पर छोटा सा फंक्शन होता है, ठीक है, और ये यहां से कुछ सामान लेकर आता है। कौन? रोहन। मोहन लेकर आता है रोहन के पास से, और ये सामान था 500 रुपये का एक दिन का। कितने रुपए का? एक दिन का चार्ज था 500 रुपये। एक दिन का चार्ज कितना था? 500 रुपये, ठीक है। अब मोहन का काम समाप्त हुआ एक दिन में, और दूसरे दिन उसने रोहन को वो वापस कर दिया। रोहन को क्या कर दिया? वो वापस कर दिया। अब यहां शुल्क लगा है, ठीक है, यहां क्या लगा है? शुल्क लगा है। तो केवल रोहन से मोहन के पास सामान गया, लेकिन वापस आ गया। स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। यहां पर क्या नहीं हुआ? यहां पर भी स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ, ठीक है। क्या नहीं हुआ? यहां पर भी स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ, वापस आ गया। कोई शुल्क था, उसने शुल्क भी चुकाया है, ठीक है। तो ये तो हुआ विक्रय और निश्चय, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।